तो दोबारा से रीड कर रहा हूँ मैं कि what electronic transition should occur in helium plus so that radiation of same wavelength emit as wavelength of Balmer 2 in hydrogen atom। इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में जो वेवलेंथ बामर 2 की है वही वेवलेंथ हीलियम प्लस में भी हो, हीलियम प्लस में से भी इमिट हो। इसके लिए हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन से मतलब इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना। कि हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन किस अपर शेल से किस लोअर शेल में आए, ताकि जो रेडिएशन इमिट होंगे उस रेडिएशन की वेवलेंथ वही होनी चाहिए जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर 2 की है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दो एटॉमिक सिस्टम हो गए, एक तो हो गया हीलियम प्लस और दूसरा हो गया हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। अच्छा, हीलियम प्लस के लिए Z इजिकल टू 2 होता है, हाइड्रोजन के लिए Z इजिकल टू 1 होता है। अच्छा, हीलियम के लिए निकालना क्या है हमको निकालना है एक तो N1 भी निकालना है और N2 भी निकालना है। दोनों चीज़ें अननोन है क्योंकि हीलियम के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है सिवाय इसके कि रेडिएशन की वेवलेंथ हाइड्रोजन के बामर 2 के बराबर है, और तो कोई सूचना नहीं है ना। तो हमको N1 भी निकालना है और N2 भी निकालना है। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए N1 और N2 गिवन है, बामर 2। जब बात बामर 2 की है तो भाई बामर के लिए N1 इजिकल टू 2 ही होगा आपके, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यदि बामर की बात चल रही है तो N1 शुड बी 2। अच्छा, N2, अब बामर 2 की बात चल रही है तो N2 होगा यहाँ पर 4। क्यों होगा 4? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से 2 में आएगा तो बामर 1 बनेगी, 4 से 2 में आएगा तो बामर 2 बनेगी। वेवलेंथ दोनों की बराबर है, जितनी वेवलेंथ यहाँ है उतनी वेवलेंथ यहाँ भी है, इक्वल है। अब हम क्या करें, देखिए इसके जो वेवलेंथ का फार्मूला है 1/λ इक्वल टू, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, जेड स्क्वायर आएगा यहाँ पर। अच्छा, जेड की वैल्यू कितनी है, 2 का 2, अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू आर, क्या हो गया ये आर, अपॉन 1/n1 स्क्वायर, ये भी निकालना है, -1/n2 स्क्वायर, ये भी निकालना है। तो हीलियम प्लस के लिए 1/λ इक्वल टू 4r इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 1/λ इक्वल टू r, क्योंकि जेड की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, अपॉन 1/n1 स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अच्छा, अब जरा देखिए यदि लैम्डा इक्वल है तो 1/λ भी इक्वल होगा। अब यहाँ भी 1/λ, यहाँ भी 1/λ। अब दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। दोनों में 1/1/λ इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, देन राइट हैंड साइड विल बी ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पर तो है 4r 1/n1 स्क्वायर -1/n2 इसका इक्वल टू, इधर क्या है r और 1/4 -1/16। अच्छा, r से r कैंसिल हो गया, इस 4 को क्या करें अंदर ले लेते हैं अपन, ये 4 है ना 4 जो ब्रैकेट के बाहर में, इसको ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करेंगे तो आएगा 4/n1 स्क्वायर -4/n2 स्क्वायर। अब ये इक्वल टू है 1/4 -1/16। क्लियर? अब जरा देखिए, अब क्योंकि ये डिफरेंस इस डिफरेंस के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि 4/n1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4।
n4/n2 शुड बी इक्वल टू 1/16, तभी तो डिफरेंस बराबर होगा ना। तो यहाँ पर इक्वेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हम लगा देते हैं। ये इक्वेशन वर्ड बना किससे? इक्वल से, इक्वलिटी से बना इक्वेशन ये। तो यहाँ पर दोनों को जब कंपेयर करेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि 4/n1² इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n1² इज इक्वल टू 16, तो n1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हीलियम प्लस में लोअर ऑर्बिट का नंबर कितना आया? 4। अच्छा, हायर ऑर्बिट के लिए अगेन देखिए 4/n2² 4/n2 अपॉन 1/16, तो n2² इक्वल टू 64 और n2 इक्वल टू 8। तो हीलियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन 8th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में आएगा, तो वही रेडिएशन निकलेगी जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर 2 की है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ सवाल थे। अब फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की फेलियर्स क्या क्या है जरा उसका और जिक्र कर लेते हैं। देखिए, फेलियर ऑफ बोर मॉडल। अब ज़रा देखिए कि बोर मॉडल की फेलियर क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी फेलियर तो क्या हो सकती है? ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से ज़्यादा होते ही बोर मॉडल काम करना बंद कर दे। अच्छा, बोर मॉडल में क्या चीज़ काम नहीं करती? चलो पहले लाइन लिखते हैं। देखिए, नंबर 1, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम। अच्छा, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, Li+2 एटसेट्रा, बस जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बोर मॉडल काम करेगा। अच्छा, काम में क्या नहीं करेगा भाई? अपन कहते हैं ना कि बोर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन। ये यदि किसी एटॉमिक सिस्टम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बोर मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। अच्छा, क्या एक्सप्लेन नहीं करेगा उसमें, कोई बता सकता है? देखो, बोर मॉडल ने हाइड्रोजन का क्या एक्सप्लेन किया था? स्पेक्ट्रम। हमने पढ़ा था ना बोर मॉडल का स्पेक्ट्रम एविडेंस। उस एविडेंस में क्या था कि बोर मॉडल से जो हम वेवलेंथ निकालते हैं इमिटेड रेडिएशन की, वही एक्सपेरिमेंटल भी आती है। दैट वाज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द बोर मॉडल। बट यदि हमको ऐसा एटम लें जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और उसकी वेवलेंथ यदि बोर मॉडल से निकालें तो वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अलग आएगी। तो बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन करेगा लेकिन हीलियम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन नहीं करेगा। हीलियम प्लस को कर देगा। हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रम अलग होता है, हीलियम का स्पेक्ट्रम अलग होता है। तो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम को बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है। पहले इसकी फेलियर देखिए। सेकंड नंबर की फेलियर ज़रा देखते हैं। देखो, दूसरी जो फेलियर है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरे फेलियर से फिर आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है मॉडल में। देखो, बोर ने हमको ये बताया था कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन किसी अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक रेडिएशन इमिट होता है। उस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। ठीक?
इसकी वेवलेंथ को बोर मॉडल से निकाला जा सकता है। और जब इसी रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइन की फॉर्म में नजर आती है, एक ब्राइट लाइन, दिखने वाली लाइन। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में समझाया था ना मैंने कल परसों। सपोज करो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक फोटोग्राफिक प्लेट है, एक्सरे जैसी प्लेट होती है, कई तरह की होती है फोटोग्राफिक प्लेट्स। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी अपर से लोअर में आएगा, रेडिएशन इमिट होंगे, यहाँ पर एक लाइन बनेगी। इस लाइन की वेवलेंथ को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो निकालते ही हैं, उसका तो काम ही यही है, हम बोर मॉडल से भी निकाल सकते हैं। और दोनों में 99.9% सिमिलरिटी होती है। ये बोर मॉडल का स्पेक्ट्रम एविडेंस है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई बाद में, और वो प्रॉब्लम यह आई कि जब इस लाइन को माइक्रोस्कोप से देखा गया, माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे को बड़ा करके बताता है। टेलीस्कोप क्या करता है, दूर को पास बताता है। माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोप नहीं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, छोटे को बड़ा करके बताना। जब इस लाइन को माइक्रोस्कोप में देखा गया तो ये देखा कि जिसको एक लाइन समझा गया था वो एक लाइन थी नहीं, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ सेवरल लाइन्स। ये बहुत सारी लाइनों का ग्रुप थी। अब ये बहुत सारी लाइनें बड़ी पास पास हटी हुई थी, इसलिए लो रिजोल्यूशन में ये एक सिंगल लाइन की तरह नजर आ रही थी। लेकिन जैसे हमने रिजोल्यूशन को बढ़ाया और रिजोल्यूशन को बढ़ाते ही पता चला इस एक लाइन में तो बहुत सारी दूसरी लाइनें हैं। तो ईच स्पेक्ट्रम लाइन इज द क्लोजली पैक्ड सेवरल लाइन। इस स्पेक्ट्रम लाइन इज मेड बाय क्लोजली पैक्ड सेवरल लाइन। पास पास सटी हुई बहुत सारी लाइनों का वो ग्रुप था जिसको एक एक लाइन बताया जा रहा था। इसका एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल में कहीं भी नहीं है। बोर ने तो कहा कि ईच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल प्रोड्यूस सिंगल लाइन, बट जिसको सिंगल लाइन माना गया तो सिंगल लाइन थी, दैट वाज नॉट ओनली सिंगल लाइन, दैट वाज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेवरल लाइन्स। और इसका बोर मॉडल में बोर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। समझ में आएगी बात है। ये सेकंड फेलियर है बोर मॉडल की। चलो लिखिए, देखो ईच स्पेक्ट्रम लाइन is the group of closely packed several lines, group of closely packed several lines बात क्लियर हो गई? क्लियर? और ये आपके बोर मॉडल में एक्सप्लेन है। अच्छा एक चीज़ बताओ, हर एक लाइन में बहुत सारी लाइन्स हैं, लाइन है, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है एटम के बारे में? क्योंकि आगे अपन और पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट, बोर मॉडल के आगे भी तो अभी एटॉमिक मॉडल है, वो भी पढ़ने वाले हैं हम। लेकिन ये जो फेलियर आई सेकंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे डायरेक्शन मिलता है कि क्या करें एटम में, क्या सुधार करें। ये जो हर एक लाइन में जो बहुत सारी लाइनों का ग्रुप था ना, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दिमाग में आता है आपके कि साहब एटम ऐसा होना चाहिए? आगे साइंटिस्ट भी तो आप लोग ही होते हो ना। चलो आगे देखिए, अब थर्ड फेलियर देखिए, तीसरे फेलियर बोर मॉडल के। देखो तीसरी फेलियर ये है कि बोर मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन जेमान इफेक्ट एंड स्टोर्क इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। कि अनेबल टू एक्सप्लेन,
explain the Zeeman effect and Stork effect. अच्छा, जेमान इफेक्ट और स्टोर इफेक्ट क्या होता है, इसको भी जरा समझते हैं। ये जेमान इफेक्ट है ना, ये इसके भी आगे की बात है। अब इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, देखिए यहाँ पर, इधर देखिए क्या होता है। देखिए कि बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया, रेडिएशन एमिट हुआ, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा तो वहां पर एक लाइन नजर आएगी। बट उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोस्कोप लगाया, इस फोटोग्राफिक प्लेट को जब माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो माइक्रोस्कोप में क्या देखा कि ये लाइन लाइन नहीं थी, इट वाज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेवरल लाइन। ये इन माइक्रोस्कोप, ये स्पेक्ट्रोस्कोप में ही है बस, ठीक है। अब जेमान एक साइंटिस्ट था, उसने एक और कलाकारी की। उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप तो लगा ही दिया, साथ में दो मैग्नेट भी रख दिए इसके दोनों तरफ, एटम के दोनों तरफ मैग्नेट रखे, एटम के दोनों तरफ। ये एटम है, एक ट्यूब में एटम लिया हाइड्रोजन के, और ट्यूब के अंदर ही दो मैग्नेट फिट कर दिए, एक मैग्नेट इधर और एक मैग्नेट इधर। मैग्नेट यहाँ नहीं, माइक्रोस्कोप के दोनों ओर नहीं, जिस एटम में से रेडिएशन निकल रहे थे ना उसके, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दो बड़े बड़े मैग्नेट। जिस ट्यूब के अंदर गैस भरी हुई थी उसी ट्यूब में मैग्नेट भी उसने फिट कर दिए। तो जैसे मैग्नेट फिट किए तो एक बड़ा, एक आश्चर्यचकित करने वाली एक बात और घटित होती है। ये जो क्लोजली पैक्ड लाइनें थी, ये लाइनें भी कुछ डिवाइड हो गई। इनमें से कुछ लाइनें 3 लाइनों में टूट गई, कुछ लाइनें 5 लाइनों में टूट गई, कुछ नहीं भी टूटी। ये जो क्लोजली पैक्ड लाइंस थी, बहुत सारी लाइनें थी, उसने देखा जमान ने कि भाई कुछ लाइनें ऐसी थी जो नहीं टूटी, यहाँ एक थी तो ऊपर भी एक ही है। कुछ लाइनें, एक लाइन थी ऊपर जाकर के 3 लाइन में डिवाइड हो गई मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ 5 में ब्रेक हो गई, एक लाइन थी वो 5 में डिवाइड हो गई, कुछ 7 में डिवाइड हो गई, कुछ डिवाइड नहीं हुई है। इसको कहा गया जेमान इफेक्ट, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेट हटा दो, हटा दिया मैग्नेट तो ये खत्म, वापस ये तो है, ये खत्म। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा है। बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, स्टोर्क। स्टोर्क ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक मेटल की प्लेट यहाँ और एक मेटल की प्लेट यहाँ, इस मेटल की प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा, तो भी वही हुआ, ये लाइनें बिखरना शुरू हो गई। तो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग यानी कि बिखरना, टूटना, डिसोसिएट होना, स्प्लाइट होना, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन in magnetic field is the Zeeman effect, and splitting of the spectrum line in electric field is the Stork effect. ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग स्टडी है, और ये स्टोर्क इफेक्ट, जेमान इफेक्ट को बोर का मॉडल एक्सप्लेन, भाई बोर मॉडल तो यहीं पर ही है बस, ये बोर है खत्म, इसके ऊपर क्या हो रहा है इसका बोर से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अनेबल टू एक्सप्लेन, ये लाइन लिख ले। अब इसमें जरा जेमान इफेक्ट को थोड़ा अपन समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। जेमान इफेक्ट लिख लीजिए, इसमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड
splitting of a spectrum line in magnetic field is known as Zeeman effect, या is called Zeeman effect. अच्छा, स्टोर्क इफेक्ट जरा देखते हैं. स्टोर्क इफेक्ट, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैग्नेटिक की जगह लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड स्टोर्क इफेक्ट. ये बोर मॉडल के 3 मेजर फेलियर है. ये पीछे मन नहीं लग रहा कुछ बच्चों का पढ़ने में. बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जेमान इफेक्ट क्या क्या बता रहा है? देखो, सब शेल में भी ऑर्बिटल होते हैं बता रहा है. शेल में सब शेल होते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं. उन ऑर्बिटल्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है. आगे आएगा भी चैप्टर में, आगे सारे आएंगे, ऑर्बिटल भी आएंगे, सब शेल भी आएगा. अभी तो शेल पढ़ा है. बोर ने क्या दिया था? शेल दिए थे. बोर ने ऑर्बिट डिस्कवर किए थे. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया था. न्यूक्लियस की कंप्लीट डिटेल ये रदरफोर्ड की देन है. उसको भी नोबेल प्राइज मिला था. ऑर्बिट के बारे में बताया था बोर ने. अब आगे जो साइंटिस्ट पढ़ने वाला है ना, वो भी सर नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है. शॉर्डिंजर, एरविन शॉर्डिंजर, आपके हाइजेनबर्ग. ये क्लियर? तो यहाँ पर आकर के बोर मॉडल फिनिश हो जाता है. यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा, मॉल कॉन्सेप्ट आएगा. आपके मेंस में मॉल कॉन्सेप्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन इसके आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के. नीट में मॉल कॉन्सेप्ट के करीब 7-8 क्वेश्चन आएंगे. बाकी 15-16 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के आएंगे. ये आपके पैटर्न रहेगा. अब बोर मॉडल तक अब तुम्हारे देखो डाउट्स लेते हैं, क्योंकि 26 को तुम्हारा टेस्ट है. और कोई क्वेश्चन? ये नीट वाले कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए. नीट में देखो एडवांस की शीट के सवाल तो टफ है, वो तो आपको उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी है ना. नीट के तो हो जाएंगे सवाल. एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल बड़े डिफिकल्ट है, वो नहीं होंगे, वो तुम्हें पूछने पड़ेंगे. एनसीईआरटी के कुछ सवाल एडवांस लेवल के हैं. चलो फिर ऐसा कीजिए, आज तो आप लोग शायद या तो प्रिपेयर होके नहीं आओगे ना, तो कल जो भी तुम्हारे डाउट हो बोर मॉडल तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी से, वो कल ले आइए आप. कल अपन डाउट लेंगे बोर मॉडल तक. अब क्योंकि टेस्ट में बोर मॉडल तक आएगा ये है ना, तो फिलहाल चैप्टर को यहाँ बोर मॉडल तक ऑफ करेंगे. अच्छा, बाकी विषय में रिवीजन चल रहा है ना, तो थोड़ा वो रिवीजन वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे. लेकिन कल आप डाउट के हिसाब से आना कल क्लास में.